हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो इंडियन इकोनॉमी के लिए है एंड सो फार इंडियन इकोनॉमी में हमने करंट अफेयर्स फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 18 ये हमने कवर कर लिए हैं एंड इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर कर चुके हैं। जितना भी इन करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक पोर्शन कंपल्सरी था वो हमने इम्पॉर्टेंट कवर कर चुके हैं एंड दीज टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। एंड ये है प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस, यू गाइस कैन ग्लांस थ्रू इट, क्योंकि सिलेबस का हमें पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्री ब्रिटिश एरा, डिस्कस्ड ब्रिटिश एरा एंड ये हमने टॉपिक डिटेल में एक्सप्लोर करे थे, सारे समझ लिए हैं। हम थे पोस्ट ब्रिटिश एरा में, ये सिस्टम्स भी हम सारे कवर कर चुके हैं। ओके, पोस्ट ब्रिटिश एरा में हमने ये 3 डिफरेंट मॉडल्स देखे थे। उसके बाद हमने देखिए डिवाइड करा था कि कैसे टॉपिक्स को हमने लेके चलना है। 1950 से पहले हमने 1990 तक का एरा कवर करना था, ये पीरियड कवर करना था। उसके बाद हमने देखना था कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1991 में एंड आफ्टर दैट फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए एंड हमने सारे प्लान्स भी कवर करने थे। तो हमने प्लानिंग को समझ लिया, प्राइम मूविंग फोर्स देख लिया कि एग्रीकल्चर को चूज करा इंडिया ने या फिर इंडस्ट्री को चूज करा, इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डिफरेंट टाइप होती हैं, इसका कैसे एक्सपेंशन हुआ, इसका कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसकी सारी ये टाइप्स देख चुके हैं हम, है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी प्लानिंग इन इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि डिफरेंट जितने भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स थी या फिर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट प्लान्स दिए थे इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वो एवोल्यूशन देखा हमने, डिफरेंट प्लान्स को कवर करा एंड वी हैव कवर्ड टिल सर्वोदया प्लान। 1950 तक हमारा हो चुका है। 1950 में ही फिर प्लानिंग कमीशन आ गया था। प्लानिंग कमीशन को अभी तक हमने देखना है, उतना ज़्यादा अभी के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली नीति आयोग आ चुका है, तो उसको हमने डिटेल में देखना है। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, सारे जो डिफरेंट प्लान्स हैं उनको हमने देखना है, एलपीजी रिफॉर्म्स देखने हैं, सारी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आज के लिए मैंने जीडीपी का टॉपिक चूज करा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जीडीपी में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रिवाइज करा जा रहा है, इसका बेस ईयर रिवाइज करा जा रहा है। हमें पता है कि पहले वाला जो बेस ईयर है जीडीपी का 2011 टू 12 तक चल रहा था, है ना। इसको अभी रिवाइज कर दिया जाएगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जीडीपी से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि वो अभी के अभी ही कवर हो जाने चाहिए, इसको बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, बट अभी के लिए हम आज क्या देख रहे हैं, नेशनल इनकम जो है चैप्टर एक तरह से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट इसके जो गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है जीडीपी को समझने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्टॉक एंड फ्लो क्या है, क्या जीडीपी स्टॉक है या फिर जीडीपी एक फ्लो है, ये सारी चीज़ें देखनी है हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखनी है। फिर उसके बाद जीडीपी जो रियल है वो क्या है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या है। उसके बाद जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको हमने कवर करना है। हमने समझना है कि मार्केट प्राइस क्या है और जो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट के ऊपर या फिर जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसके ऊपर जो जीडीपी कैलकुलेट होती है वो क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे टॉपिक्स एक जस्ट जीडीपी से रिलेटेड हैं जो हमने आज देखने हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स से, क्योंकि हमें पता है कि जीडीपी में फाइनल और फिनिश्ड गुड्स का यूज होता है, तो हमने सारे के सारे जो जितने टाइप्स होते हैं वो कवर कर लेने हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया। जो हम कस्टमर्स हैं, हमारे जो फाइनल जो हम कस्टमर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं गुड्स, उनको हम क्या वो सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। अब सर्विसेज में क्या आ सकता है, जैसे कि रेक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होगी, है ना, हम फन लविंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हम सारी चीज़ें कौन करते हैं, कंज्यूमर करते हैं। तो ऐसे गुड्स जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया एंड सर्विसेज जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी की सारी कंजम्पशन गुड्स में आ जाएंगी। अब क्योंकि ये अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ही होते हैं जो इनको परचेज करते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर गुड्स भी बोल देते हैं या फिर जस्ट कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। देन सेकंड है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये बेसिकली आप इसमें कंसिडर कर सकते हो जैसे कि मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, है ना, या फिर कुछ टूल्स वगैरह हो गए जो कि लंबे टाइम तक प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते रहते हैं। बहुत सालों सालों तक इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो यूज़ हो रही हैं प्रोडक्शन के लिए, या फिर वहाँ पर जो मशीनरी है उसका यूज़ करा जा रहा है, टूल्स का यूज़ करा जा रहा है। और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कि ये जो गुड्स हैं ये स्टर्डी होते हैं। इनको ड्यूरेबल गुड्स भी बोलते हैं। इनका एक करेक्टर है ड्यूरेबल्स। क्योंकि ये लंबे समय तक चलते रहते हैं एंड जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इनका कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज जो आटा है वो ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आटे से ब्रेड बनाने के लिए, लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे ही हैं। ऑब्वियसली इनमें वेयर एंड टियर होगा, इनका डेप्रिसिएशन होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मशीन का अगर वेयर एंड टियर होता है तो उसका हम रिपेयर करवाते हैं, है ना, वो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रही है, इसलिए ये कैपिटल गुड्स हैं। एंड हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देन है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या है, इसमें देखिए ड्यूरेबल्स क्या थे, कैपिटल गुड्स। इट मीन्स कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो कैपिटल गुड्स के होंगे, एंड कंज्यूमर है तो कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इसके कंज्यूमर गुड्स के होंगे या फिर कंजम्पशन गुड्स के होंगे। अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया, है ना, देन उसके बाद हो गए जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, देन उसके बाद जो आप पीसी की एग्जांपल ले सकते हो, है ना, जो पर्सनल कंप्यूटर घर पे हम यूज़ करते हैं, ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। इट मीन्स ये क्या हुए, कंज्यूमर गुड्स हो गए। बट एट द सेम टाइम इनमें कैपिटल गुड्स का एक करेक्टरिस्टिक है कि ये ड्यूरेबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये टीवी किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ऐसा तो कुछ नहीं है। टीवी का यूज़ हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम अल्टीमेटली कंज्यूमर ही इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर ये क्या बन जाएगा, फिर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल। देन आता है अल्टीमेटली हमारे फाइनल गुड्स और या फिर फिनिश्ड गुड्स जो कि जीडीपी में यूज़ होते हैं। ओके, फाइनल गुड्स को समझने के लिए आप इंटरमीडिएट गुड्स की भी एग्जांपल ले सकते हो कि देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ना वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगे। मतलब कि एक चीज़ है वो ट्रांसफॉर्म होके दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है थ्रू प्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक अदर गुड में ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि एक रॉ कॉटन होता है ना, रॉ कॉटन को आप समझ सकते हो कि ये एक इंटरमीडिएट गुड है। ये किस चीज़ में बदल जाएगा, सबसे पहले ये यार्न में बदलेगा, है ना, फिर उस यार्न को यूज़ करा जाएगा क्लोथ बनाने के लिए, एंड जो हमारा क्लोथ होगा अल्टीमेटली वो मार्केट में पहुंचेगा। इट मीन्स जो यार्न था एंड उसके साथ ही जो रॉ कॉटन था वो तो दोनों के दोनों थे इंटरमीडिएट गुड्स जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहे थे एक नए गुड में, जो एक नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। बट जो हमारा कॉटन है, अब कॉटन हमारा मार्केट में आ चुका है, वो किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फिर जो क्लोथ होगा वो हमारा बन जाएगा एक फाइनल गुड। फाइनल गुड क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से निकल चुका है। अब ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है जिससे ये पास हो सके, तो हमारा क्लोथ फिर क्या बन गया, फाइनल गुड। तो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स थे। एंड एक चीज़ होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे फैक्टर्स जो कि कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले है देखिए लैंड। लैंड से रिलेटेड है हमारा रेंट और इनकम। देन उसके बाद सेकंड है देखिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देन सेकंड है उसके बाद लेबर से क्या मिलती हैं, वेजेस। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। ये सारी चीज़ें देखिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। लैंड भी यूज़ होगा, कहीं पर फैक्ट्री लगी हुई है तो वो प्रोडक्शन के लिए तो यूज़ हो रहा है ना, तो लैंड भी क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसे ही लेबर, उस फैक्ट्री में हमें लेबर भी चाहिए होगा, एंड लेबर को फिर क्या मिलता है आगे, वेजेस, वो लोग वेजेस के लिए काम करते हैं, है ना। एंड लैंड से क्या आता है, रेंट। ऐसे ही जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना,
तो कैपिटल से क्या आएगा, इंटरेस्ट। जो फोर्थ चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मतलब कि दिमाग लगाया जा रहा है, कहीं से आइडियाज आ रहे हैं, एंड उन आइडियाज से क्या आ रहा है फिर, प्रॉफिट। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, एक तो ये बहुत गर्म हो जाता है ना, ये जो टैबलेट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और फिर भी पेन की भी लेटेंसी का थोड़ा इशू आ जाता है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। देन उसके बाद आप ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज कि ये कोई इंडस्ट्री लगी हुई है ना, ये कोई इंडस्ट्री लगी हुई है। 4 हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। लैंड, ये इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए, फिर इसमें काम करने के लिए लेबर भी चाहिए, देन उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करनी, अगर कोई इंडस्ट्री को रन करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, वी नीड इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल भी चाहिए होगी। एंड अगर इंडस्ट्री लग रही है तो वो किसी न किसी चीज़ की लग रही होगी, और उसके लिए पहले क्या आया होगा, सबसे पहले आइडिया, एंड वो क्या हो जाएगा फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए साइकिल कैसे चलता है कि यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर इंडस्ट्री से क्या आ रहा है, हमें इनकम, एंड वो इनकम आगे फिर इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो रहा है ना। देखिए जब किसी इंडस्ट्री से हमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो फिर आगे फर्दर उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उस पैसे का फर्दर इन्वेस्टमेंट करा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा संभाल के रख लिया गया। अगर इकोनॉमी को चलाना है, इस इंडस्ट्री को चलाना है, तो पैसे का आगे इन्वेस्टमेंट होता रहना चाहिए। तो ये साइकिल ऐसे फिर चलता रहता है। ये चीज़ आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हो। तो देखिए यहाँ से एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, कैपिटल लगाया जा रहा है। सपोज 1 लाख रुपीज लगा दिए गए हैं, एंड अच्छा इंडस्ट्री इन सारे लोगों को, फिर देखिए ये लेबर है, और जो मार्केट में चीजें जाएंगी तो कमोडिटीज भी प्रोवाइड करती हैं, है ना, इंडस्ट्री जो होगी। तो क्या हो रहा है, एक साइड से सर्विसेज दी जा रही हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, इंडस्ट्री से क्या आ रही है, इनकम इन लोगों को। लैंड से क्या आएगा, देखिए फिर रेंट भी आ रहा है, ठीक है, जिसकी भी लैंड होगी जहां पर भी इंडस्ट्री लगी हुई है उनको रेंट जाएगा, है ना। तो हर किसी को बेनिफिट हो रहा है, और ये एक प्रॉपर साइकिल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए। आप इसमें इस चीज को आप यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है अब स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये ड्रॉ कर लें कहीं पर, मुझे इसको रब भी करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। तो देखिए स्टॉक एंड फ्लो का क्या है, हमें जीडीपी को समझना है, एंड जीडीपी को समझने के लिए हमने जीडीपी का ना ये भी देखना है कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक एंड फ्लो को आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, ये एक वेरिएबल की टाइप्स ही हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप फ्लो की बात करो तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से अटैच्ड है। मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिससे कोई टाइम पीरियड अटैच होगा, विदाउट टाइम पीरियड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरी लो, सैलरी हमें एक मंथली मिलती है हमारे, है ना, मंथली सैलरी दी जाती है। ऐसे ही जो इनकम है, इनकम भी हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही आती है। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कुछ टाइम बाद ही होता है। मतलब कि टाइम पीरियड जिस वेरिएबल से अटैच होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल। और अगर हमने जीडीपी को देखना है कि जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल है या फिर एक स्टॉक वेरिएबल, तो आप यहीं से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, एंड हमें पता है जो जीडीपी है। ओके, अभी तक हमने जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, जिनको बिल्कुल नहीं पता है, तो जीडीपी हमारी ईयरली कैलकुलेट करी जाती है। 1 ईयर का पीरियड इसमें लिया जाता है कि हाँ 1 साल में प्रोडक्शन, एंड ये सारी चीजें हम देखेंगे। आप अभी यही समझे कि 1 ईयर का पीरियड है, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड की बात करी जा रही है। इट मीन्स जो हमारी जीडीपी होगी वो एक फ्लो वेरिएबल है। ओके, अगर हम अभी स्टॉक की बात करें, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिससे एक पॉइंट ऑफ टाइम अटैच्ड है। ये बात करता है एक किसी पर्टिकुलर टाइम की, कि उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर
क्या चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप कैपिटल गुड्स की एग्जांपल ले सकते हो, जो कैपिटल गुड्स हो गए, या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर सकते हो। ये जो गुड्स हैं इनसे प्रोडक्शन होता है ना, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनसे फर्दर प्रोडक्शन होगा। अब इन गुड्स को ऐसा तो नहीं है ना कि इनको या तो सपोज हो कि मशीनरी का या तो एडिशन होगा, या फिर अगर मशीनरी में वेयर एंड टियर हो चुका है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए इसको ओवर द ईयर्स यूज़ करा जा रहा है मशीनरी को, तो उनमें या तो उनको रिपेयर करवाया जा रहा है, या फिर उनका एडिशन हो रहा है। तो ये हमारी जो कैपिटल गुड्स हैं, ये जो हमारी मशीनरी है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा स्टॉक बनेगा, ये हमारा एक स्टॉक वेरिएबल बनेगा। हम क्या देखते हैं, हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना कि ठीक है आज हमारे पास जो 5 टूल्स पड़े हुए हैं, या फिर 5 जो मशीनरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं, एंड हम इसको 100% 5 साल तक ही यूज करने जा रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि एक डीलिनिएटेड टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। ऐसा मशीनरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मशीनरी कभी भी ऐड हो सकती है, मशीनरी को कभी भी रिप्लेस करा जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि मशीनरी को अगर हमने देखना है तो वो उस ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। हम देख रहे हैं कि आज प्रेजेंटली अभी कितनी मशीनरी पड़ी हुई है, कल मशीनरी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो इट मीन जो स्टॉक है, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड जो फ्लो वेरिएबल है, फ्लो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, एंड जो हमारा जीडीपी है, इसलिए इसी की वजह से ही हमारा जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। ओके, हमने नेक्स्ट देखना है ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का ये जो वेरिएबल है, ये कौन सा है, ये एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि ग्रॉस जो इन्वेस्टमेंट है हम एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही देखते हैं कि कितनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही कि ये क्या है। किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखना है तो वो जस्ट उसकी कैपिटल गुड्स से ही रिलेटेड होगा। किसी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इन कैपिटल गुड्स की वजह से ही, वो कैपिटल गुड्स ही हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इन सिंपलिस्टिक टर्म्स। अब इसमें देखिए मशीन्स भी आ सकती हैं, टूल्स भी आ सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट्स हो गए, इसमें बिल्डिंग्स भी आ सकती हैं, ठीक है, कोई ऑफिस भी आ सकता है। बट चीज़ क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ही यूज होनी चाहिए। अब इसमें से देखिए रोड्स भी हो सकते हैं, हमारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, है ना, हाईवेज वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। ये सारे के सारे क्यों कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उस इकोनॉमी के एसेट्स हैं, इससे फर्दर कैपिटल प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब अब क्या ये भी है कि जो हम रूटीन इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी से इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ फिजिकल एसेट्स बाय करने के लिए या फिर फाइनेंशियल एसेट्स बाय करने के लिए, वो चीज़ें अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं आएंगी, क्योंकि उससे कोई भी फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जब तक इन गुड्स से, जब तक किसी भी कैपिटल गुड्स से फर्दर कैपिटल प्रोडक्शन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक उन कैपिटल गुड्स को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो शेयर्स वगैरह परचेज करते हो, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बाय करते हो, इन सारी चीज़ों का इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के लिए नहीं हो रहा है। तो आप बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ चुके होंगे। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो स्टॉक हैं, है ना, वो स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही इनको देख रहे हैं। तो हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा ना, फिर वो भी एक स्टॉक वेरिएबल ही होगा। कैसे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर ही, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही देख रहे हैं कि हमारा इस टाइम पर कितना कैपिटल प्रोडक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पर कितनी मशीनरी है। हम किसी पीरियड की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर कैपिटल गुड्स एक बार इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उनका फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन उनसे होता रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूड रहना चाहिए, फर्दर प्रोडक्शन हमेशा होती रहनी चाहिए। हमारा इसमें पर्सनल यूज का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये हो गया इकोनॉमी के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, अब चलते हैं हम हमारे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी।
सबसे पहले तो देखिए जो इंडिया की जीडीपी है अभी एज ऑफ 2025, ये जीडीपी हो चुकी है मोर देन $4 ट्रिलियन। प्लीज़ जितने भी अभी मैं सारे फैक्ट्स फिगर्स बताने जा रही हूँ आप नोट कर लें विद एग्जांपल। एक प्रॉपर एग्जांपल लेके मैं जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाए हुए हैं जो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। इसके लिए नोट्स बनाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये उसी टाइम पर ही आप समझ सकते हो। ओके, सो देखिए जो 2025 है उससे इस एज ऑफ 2025 मोर देन $4 ट्रिलियन हमारी इंडिया की जो जीडीपी है हो चुकी है। तो अभी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए, देन है चाइना एंड देन है जर्मनी। पहले यहाँ पर क्या था, जापान, अभी क्या है हमारा इंडिया। देखिए इससे आपको लगेगा कि देखिए हमारा इंडिया में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो जीडीपी है ना ये नॉमिनल जीडीपी है। मैंने बताया ना आपको, हमने नॉमिनल एंड रियल में डिफरेंस देखना है। तो ये वाली जो जीडीपी है नॉमिनल है। हमारे जो इंडिया की जो पर कैपिटा है ना जीडीपी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है जापान से, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जीडीपी में देखिए कुछ चीज़ें हैं, जी डी एंड पी। जी का मतलब है ग्रॉस, ओवरऑल, इसका जी से क्या है ग्रॉस, एंड ग्रॉस का मतलब क्या होता है ओवरऑल या फिर टोटल। ऐसे ही डी का मतलब है डोमेस्टिक, एंड डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया विद इन टेरिटरी। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसी के ही अंदर तक की जो चीजें हैं उनको कंसीडर करा जाएगा। ऐसे ही पी है, पी का मतलब है प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में आ जाएंगे दो तरह के प्रोडक्ट, एक है गुड्स हमारी एंड दूसरी है सर्विसेज। तो देखिए जीडीपी सबसे पहले क्या हो गया, जी से है ग्रॉस जिसका मतलब है टोटल, एंड डी का मतलब है डोमेस्टिक मतलब कि विद इन द टेरिटरी, एंड पी का मतलब है प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट में क्या है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनको देखा जाएगा विद इन 1 ईयर। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे, अच्छा 1 ईयर, इसमें आपने फिनिश्ड गुड्स भी ऐड कर लेना है। यहां पर जी जो गुड्स की बात हो रही है ना ये सारे के सारे फिनिश्ड और फाइनल गुड्स हैं। तो देखिए जीडीपी फाइनली अब क्या कहता है कि किसी भी कंट्री में विद इन अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंडिया में इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड कितने सर्विसेज मोनेटरी वैल्यू में, मनी वैल्यू में कितना इनका प्रोडक्शन हो रहा है विद इन 1 ईयर, वो क्या बन जाएगा हमारा जीडीपी। सो जीडीपी क्या है, फाइनल वैल्यू और मोनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री और प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल की बात करी जा रही है, यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स की बात करी जा रही है। एक चीज कभी नहीं बताई जाती, आपने फिनिश्ड के साथ साथ न्यू गुड्स भी ऐड कर लेना है। जनरली बुक्स में ये चीजें लिखी नहीं जाती, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है उसमें सेकंड हैंड गुड्स को कंसिडर नहीं करा जाता है। तो ये बेसिक चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि एक साल में एक कंट्री के अंदर ही, उसकी बाउंड्री के अंदर ही कितने गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, कितनी सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है और प्रोड्यूस करे जा रहे हैं विद इन टेरिटरी। एंड जो गुड्स होंगे वो फिनिश्ड और फाइनल गुड्स होंगे, एंड एट द सेम टाइम वो न्यू गुड्स भी होंगे, सेकंड हैंड गुड्स नहीं होंगे। ये तो हुआ बेसिक सा डेफिनेशन जीडीपी का। अब जीडीपी से हमें पता क्या चलता है, देखिए हमारी अभी जो इंडिया की जीडीपी है हम बोल रहे हैं कि मोर देन 4 ट्रिलियन हो चुकी है, दैट इज 4 लाख करोड़ डॉलर्स हो चुकी है हमारी जो इंडिया की जीडीपी है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल रहा है कि हमारा इंडिया जो है, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी कितनी रिच हो रही है, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है कि हमारी जो जीडीपी अगर हाई है तो इट मीन्स कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन होगा वो कंट्री, मतलब उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही एक्टिव होगी।
कंट्री में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इट मीन्स उतना ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, एंड अगर जीडीपी लो है इट मीन्स इकोनॉमी जो होगी वो स्लो होगी, एंड जो इकोनॉमी होगी वो एक्टिव इकोनॉमी नहीं होगी। अब अगर ग्रोथ होगा जीडीपी में, जीडीपी देखिए हमेशा नंबर्स की बात करता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है ना कि 4 ट्रिलियन की बात करी जा रही है, इसमें जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो कंसिडर नहीं करा जाता, यहाँ पर जस्ट क्वांटिटी की बात करी जाती है, नंबर्स की बात करी जाती है। तो अगर हम नंबर्स में ही देखें तो अगर जीडीपी का ग्रोथ होता है इसका मतलब है ज़्यादा जॉब्स होंगी, क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स लोगों को जॉब्स भी ज़्यादा मिल रही हैं, है ना। ऐसे ही इट मीन्स कि बिजनेस भी बेटर चल रहा है इंडिया का और किसी भी इकोनॉमी का, एंड इसका मतलब कि जो हमारे कंट्री की और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होगी वो एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी होगी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक डोमेस्टिक वर्ड जो यूज करा गया है, दैट इज जो टेरिटोरी वर्ड यूज करा गया है, मैंने बताया ना आपको, जैसे डी है डोमेस्टिक, इट मीन्स कि विद इन टेरिटरी, तो इट मीन्स जो जीडीपी है आप उसको बोल सकते हो कि ये क्या है, एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। देखिए ये सारी चीजें ना आपने याद रखनी है, ओके। बहाने से ना ये मेरे भी नोट्स ही बन रहे हैं, क्योंकि जीडीपी के नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं हैं, जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो देखिए ये एक ना टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। पहले हमने क्या देखा था कि जीडीपी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक फ्लो वेरिएबल है, वो आपको समझ आ चुका होगा क्योंकि टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, 1 ईयर की बात करी जा रही है। ऐसे ही क्योंकि एक डोमेस्टिक मार्केट ऐसे बोलते हैं ना हम, डोमेस्टिक मार्केट इंडिया की विद इन टेरिटरी की बात करी जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में भी कुछ चीजें आएंगी एंड कुछ चीजों को नहीं लिया जाएगा। अब देखिए वो चीजें कौन सी है जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में आती हैं। देखिए हम ना अपने इंडिया की ही एग्जाम्पल अभी लेके चलेंगे। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया का हम देखते हैं ना पॉलिटिकल मैप, तो इस टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में पॉलिटिकल बाउंड्री भी आ जाएगी। अब पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब हुआ कि इसमें हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स होंगे, हमारा जो जितना भी इंडिया का वाटर, इंटरनेशनल वाटर्स तक जितना भी इंडिया का राइट है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो वाटर्स भी आ जाएंगे इसमें एयर स्पेस भी आ जाएगा, जितना भी एयर स्पेस, जिस एयर स्पेस में इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन है वो इस पॉलिटिकल बाउंड्री में जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे ही जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं, कोई कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, कोई भी मिलिट्री बेस है, प्लीज आप ये सारी चीजें नोट कर लें, क्योंकि पूछा जा सकता है ना कि हाँ कौन सी चीजें जो जीडीपी में कंसिडर करी जाएंगी, मतलब टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं एंड क्या नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा कैच है, मैंने आपको जीडीपी का, अब इस चीज को ना समझ ले, मैंने आपको जीडीपी का क्या बताया था, विद इन टेरिटरी, बट यहाँ पर जितनी भी मैंने एम्बेसीज की बात करी है, कॉन्सुलेट्स, जो भी मिलिट्री बेस हमारे इंडिया के अब्रॉड लोकेटेड हैं, मतलब अगर किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड हैं, वो सारे के सारे जो होंगे हमारे इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगे। अब आपको लगेगा कि ये तो इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उससे बाहर चला गया, जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर चला गया। कैच यहाँ पर क्या है कि इन सारी चीजों को हम पॉलिटिकल बाउंड्री में कंसीडर करते हैं, इनको हम अपना पॉलिटिकल यूनिट समझते हैं, इसीलिए ही ये चीजें जो हैं एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस, चाहे इंडिया के ही, बट चाहे अब्रॉड लोकेटेड है, किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के पॉलिटिकल यूनिट है, इनको हम पॉलिटिकल बाउंड्री कंसीडर करते हैं, तो इंडिया की जीडीपी में कंसीडर करे जाएंगे। ऐसे ही कोई भी शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, है ना, जो कि हमारे रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे भी जो होंगे इंडिया की जीडीपी में ही काउंट करे जाएंगे। ऐसे ही देखिए कोई भी अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या फिर टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इन सब को भी इंडिया की जीडीपी में ही कंसिडर करा जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो रेजिडेंट्स ही ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स में ही है। ओके, ये हो गया टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीडीपी से रिलेटेड। देखिए
जीडीपी में जो ओके टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट हमने डोमेस्टिक से रिलेटेड समझा। अब ये जो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करे जाएंगे जो कि कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, विद इन कंट्रीज बॉर्डर्स। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे एक फॉरेन कंपनी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में लगी हुई है, तो वो इंडिया की ही जीडीपी में कंसिडर करी जाएगी, वो उस कंट्री की जीडीपी का पार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके देखिए, आपने जो शाओमी कंपनी है चाइना की, है ना, एक चाइनीज कंपनी है शाओमी, उसके स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये जो फोन्स है वो मेड इन इंडिया है, तो ये जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे वो इंडिया की ही जीडीपी का पार्ट बनेंगे। अब वो कंपनी चाइना की है चाहे, बट वो चाइना की जीडीपी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है ना, ये सारी की सारी चीजें एक प्रोडक्शन वर्ड से ही रिलेटेड है। क्योंकि अब प्रोडक्शन विद इन इंडिया हो रहा है ना, तो इंडिया की बाउंड्री में ही चीजें बन रही हैं, उनको असेंबल करा जा रहा है, तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बनेंगे। वो आउटसाइड चाइना हो गया, अब वो चाइना की जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर है। हमने देखा था ना कि डोमेस्टिक विद इन टेरिटरी जो चीजें हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ना एक ना हमने जीएनपी का भी कॉन्सेप्ट आगे समझना है, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आप इतना सा देखिए कि अगर हमने जीडीपी को देखना है, तो क्योंकि जो शॉमी है उसका शॉमी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो रहा है, तो उससे अगर प्रोडक्शन शॉमी का इंडिया में बढ़ेगा तो उससे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। क्या चाइना की जीडीपी के ऊपर कोई असर होगा? नहीं, कोई असर नहीं आएगा, बट चाइना का जो जीएनपी है ना वो बढ़ जाएगा। इतना सा अभी के लिए आप याद रख लें कि चाइना का जीएनपी बढ़ जाएगा, बट चाइना का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जीडीपी है ना, ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, और जो जीएनपी है ना, ये एक नेशनल अर्निंग से रिलेटेड है, ये नेशनल रेजिडेंस से रिलेटेड है। देखिए, शॉमी से जितना अर्निंग हो रहा है, हमारे इंडिया में बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, लेबर को, लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बट उसका फायदा चाइना के लोगों को भी तो जा रहा है ना। चाइना की जो नेशनल अर्निंग है वो भी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि चाइनीज कंपनी है, तो जीएनपी बढ़ेगी चाइना की। बट अगर शॉमी जो चाइनीज कंपनी या फिर किसी और भी कंट्री की कंपनी इंडिया में लगी हुई है, अगर उसका प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो उसका जो बेनिफिट होगा, उसका जो काउंट, उसको कंसिडर करा जाएगा इंडिया की ही जीडीपी में। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, दो केसेस हैं, फॉरेन कंपनी प्रोड्यूसिंग इनसाइड द कंपनी, इट विल बी काउंटेड इन जीडीपी, ऑल्दो इट्स अ फॉरेन कंपनी, बट इसका जो प्रोडक्शन चल रहा है वो इनसाइड कंट्री चल रहा है, तो ये कंट्री की जीडीपी में काउंट करा जाएगा। एनी लोकल कंपनी प्रोड्यूसिंग आउटसाइड द कंपनी विल नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी। अगर देखिए हमारे इंडिया की कोई लोकल कंपनी है, जैसे टाटा का जो एक लैंड रोवर का ऐसा कुछ बिजनेस है, वो यूके में है, एग्जैक्ट उसका मुझे नाम नहीं पता है, कार का ही उनका बिजनेस है, बट वो यूके में है, वो यूके की ही जीडीपी में काउंट करा जाएगा। ऑल दो वो जो उससे बढ़ेगा क्या, उससे इंडिया का जीएनपी तो बढ़ेगा, लेकिन इंडिया का जीडीपी उससे नहीं बढ़ेगा, जीडीपी यूके का ही बढ़ेगा। हमारा जो ये जो टाटा का बिजनेस है मेनली इंडिया से ही ऑपरेट करता है, बट लोकल कंपनी आप मान सकते हो, बट कहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है? यूके में। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज जीडीपी से रिलेटेड और रह गई कि कौन सी चीजें जीडीपी में इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। सबसे पहला है अनपेड वर्क। अनपेड वर्क में देखिए हमारी जो मदर्स हैं, कुकिंग करती हैं, सैडली उनका अनपेड वर्क में आता है, तो
तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए। ऐसे ही कुछ स्पेशली हमारे इंडिया की अगर बात करें तो ऐसे ही जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में आप मान सकते हो जैसे कि ब्लैक मार्केट गुड्स हो गए, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। स्मगलिंग वगैरह होती है ना, ये सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, तो इनको भी काउंट नहीं करा जाएगा। ऐसे ही जो थर्ड एक और है सेकंड हैंड गुड्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जीडीपी है उसमें न्यू गुड्स को ही कंसिडर करा जाता है। जैसे कि हमने हमारे जो फ़ोन होते हैं, सेल फोन होते हैं, वो हम बेच देते हैं अगर वो पुराने हो जाते हैं, क्या वो जीडीपी में काउंट होते हैं? नहीं, क्योंकि कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जीडीपी का जो अल्टीमेट रिलेशन है ना, वो प्रोडक्शन से ही है कि कितना कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है एंड क्या वो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्शन है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें जीडीपी से रिलेटेड हैं। तो सेकंड हैंड गुड्स से कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पुरानी चीज़ ही इधर उधर एक्सचेंज हो रही है। एंड अनपेड वर्क को कंसिडर नहीं करा जा रहा है जीडीपी में। इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, स्मगलिंग वगैरह हो गई, ये सारे नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो नए न्यू और जो ऑफिशियल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उन्हीं को ही काउंट करा जाएगा। ओके, देखिए अभी ना बहुत न्यूज़ में भी चल रहा था जब ये अनाउंस हुआ कि इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हमने जापान को क्रॉस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एक पर कैपिटा जीडीपी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा जीडीपी, क्योंकि ये एक नई चीज़ हो गई थी ना कि देखिए जापान को भी क्रॉस कर दिया इंडिया ने। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पर कैपिटा जीडीपी मतलब कि जीडीपी पर पर्सन कितना आ रहा है, वो हमारा अभी तक भी कम था। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने हाँ जी, ये देखिए जीडीपी पर पर्सन, दैट इज जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी होती है, उसका मतलब है जीडीपी पर पर्सन, एक पर्सन के लिए जीडीपी कितना आएगा। तो वो हम कैसे काउंट करेंगे? जीडीपी जितना होगा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब देखिए अगर हम यूएसए की बात करें, उसका जीडीपी ये हो गया $28 ट्रिलियन, पॉपुलेशन ये रहा। तो अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करा, उनका पर कैपिटा जीडीपी आया $80,000, है ना, अप्रॉक्स। ऐसे ही देखिए चाइना की बात करें तो 1.41 ये बिलियन पॉपुलेशन हो गया एंड 17 ट्रिलियन ये हो गया इसका जीडीपी, $17 ट्रिलियन। तो 12,000 से ज़्यादा $12,000 से ज़्यादा इनका पर कैपिटा जीडी है। अब हम करते हैं हमारे इंडिया की बात। ओके, हम ना जापान का भी यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही जब हम जापान की जीडीपी को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो उनका जो जापान का जो पर कैपिटा जीडीपी आता है वो है अप्रोक्सीमेटली $34K, दैट इज $34,000। तो देखिए हमारे इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी कितना कम है, $2,600 ओनली, है ना। तो जापान का अभी भी इतना ज़्यादा है। इट मीन्स वहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने समझना है। मैंने आपको बताया ना, एक जीडीपी के लिए ही हमने बहुत सारी चीज़ों को तो अभी ही देख लेना है, आगे भी इनको हमने डिटेल में कवर करना है, बट स्टिल फॉर द टाइमिंग आप याद रखें कि देखिए जो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर जीडीपी अगर पर कैपिटा देखें तो जापान अभी कितना आगे है इंडिया से। इंडिया का तो इतना कम है क्योंकि इंडिया का देखिए पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है इंडिया का, इनफैक्ट नंबर 1 है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर भी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलप्ड नेशन से बहुत कम है। ओके, अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि सारे ही देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो बस इनको समझ लें। तो देखिए रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या है। जीडीपी के ना ये टाइप है, रियल और सेकंड है नॉमिनल। इसको आप बोल सकते हो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये सारा समझेंगे हम।
और ये साथ में ना आप बना भी सकते हो अगर आपको याद रखना है लंबे टाइम के लिए। और जो नॉमिनल है इसको हम बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट और मार्केट प्राइसेस। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि नाम से ही पता चल रहा है ना कि सेम ही प्राइस चला जा रहा है, तो इस कांस्टेंट प्राइस को हम बोलते हैं बेस ईयर। और जो बेस ईयर अभी के लिए है वो है 2011 टू 2012। इसको चेंज करा गया था 2004-05 से। पहले इतना था, फिर ये 2011-12 कर दिया गया। एंड इनफैक्ट अभी भी इसको रिवाइज करा जाएगा। ये मॉस्पी ने, दैट इज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने तो कमेटी भी एक फॉर्म कर दी है, विश्वनाथ गोलदर नाम कमेटी करके नाम है उसका, ये भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बेस ईयर को ही, क्योंकि अगर हमने कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी को देखना है, रियल जीडीपी को देखना है, हमें बेस ईयर का मतलब पता होना चाहिए। ये एक बेंचमार्क ईयर है, ऐसा ईयर जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, आईआईपी हो गया, दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या फिर इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कितना परफॉर्मेंस बढ़िया हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। एंड वो चीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी एज को देखना है कि मेरी एज बढ़ रही है, तो मैं ऑब्वियसली किसी के साथ उसको कंपेयर करूंगी, है ना, कि मैं अपनी सिस्टर और ब्रदर के साथ कंपेयर कर रही हूँ कि उसका एज मेरे से इतना कम है या फिर उसका एज मेरे से इतना ज्यादा है। मतलब कंपैरिजन हो रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ इतना ज्यादा है या फिर इतना कम है। इसी के लिए ही अगर हमने कंट्री की ग्रोथ को देखना है, हमें देखना है कि आगे ग्रोथ कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब वही रेफरेंस पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं, उसको बोल देते हैं हम बेस ईयर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2011-12 में हमारे जो कंट्री की जीडीपी थी वो 100 लाख करोड़ थी, और बेस ईयर क्या फिक्स करा हुआ था हमारी गवर्नमेंट ने, 2011-12। जीडीपी भी हम 11-12 की अभी देख रहे हैं। सपोज अभी देखिए जो ओके जो जीडीपी 20, ओके हौच पौच सा हो गया, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, बेस ईयर 2011-12। अब मान लीजिए जीडीपी 2011-12 की ही ले लेते हैं कि 2011-12 में जीडीपी थी 100 लाख करोड़। ऐसे ही जो जीडीपी हमारी कंट्री की 21-22 में फिर हो गई आगे 150 लाख करोड़। ऐसे देखने में हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए बढ़ी तो रही है ना, बट मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करा जाता है या इन्फ्लेशन को कभी नहीं कंसिडर करा जाता। करंट प्राइस, अभी प्राइस क्या चल रहा है, या फिर एक कांस्टेंट प्राइस क्या था। तो हमने बेस ईयर फिक्स कर लिया था 2011-12 के, इसी के साथ ही हमने देख लिया कंपेयर करना है। अब मैंने क्योंकि ईयर भी ले लिया है सेम ही, तो अगर हम बेस ईयर के सेम ही बेस ईयर है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, इसका रेट देखें, ग्रोथ रेट देखें, तो हम देख सकते हैं कि 50% जो है वो ग्रो हुई है इकोनॉमी ओवर द बेस ईयर। क्योंकि मैंने सेम ही ईयर ले लिया था इसलिए थोड़ा लग सकता है। ऐसे ही हम देखिए आज के टाइम पर 24-25 का अगर हमने कंपैरिजन करना है कि आज हमारी इकोनॉमी कम हुई है, ग्रोथ हुआ है इकोनॉमी का, या फिर इकोनॉमी डाउन हुई है, स्लो हुई है, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे 2011-12 ईयर से ही कि उस टाइम पर जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था वो कितना था, हमारा जीडीपी कितना था, उसी के साथ ही कंपेयर करा जाएगा। बेसिकली एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया है, एक ईयर फिक्स कर दिया गया है। अब इसको भी आगे चेंज कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं वापस रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब बेस ईयर की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब रियल जीडीपी देखने के लिए हमेशा बेस ईयर को देखा जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं रियल जीडीपी को। मान लीजिए कुछ ईयर हैं, जैसे कि एक 2019 का ईयर है, यूनिट्स कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट का 2019 में प्रोडक्शन हुआ था,
बेस ईयर जो प्राइस था उस टाइम पर 50 रुपीज़ था, तो इट मीन जो रियल जीडीपी होगी उस टाइम पर कितनी हुई, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जीडीपी फाइंड करने के लिए, है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का रिलेशन हमेशा प्रोडक्शन से ही है। तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, बेस प्राइस था उस टाइम पर 50 रुपीज़ का बेस ईयर प्राइस। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया 50,000 रुपीज़, मतलब कि जीडीपी अभी यहाँ पर इतनी हुई, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही जो 2020 का ईयर है वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था 150 यूनिट्स का, बट बेस प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ, बेस प्राइस तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, ये 15 ओके, ये बन गया 7500 रुपीज़। ऐसे ही देखिए फिर 2021 का ईयर, यहाँ पर मान लीजिए कि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, इनफैक्ट कम हो गया था, 100 यूनिट ही बने थे, बट बेस प्राइस अगेन सेम रहेगा। तो प्रोडक्शन देखिए कम हो गया ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि जब तक प्रोडक्शन को काउंट करा जा रहा है, जब तक प्रोडक्शन को देखा जा रहा है, तो उसी चीज़ को ही फिर हम मानेंगे आगे रियल जीडीपी काउंट, उसी को ही हम रियल जीडीपी लेकर चलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें अब देखिए इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है, इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करा जाता है, जस्ट प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करा जाता है। बट अगर हम नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट और मार्केट प्राइस की बात करें, आप नाम से ही देख सकते हो करंट, एंड करंट में देखिए इन्फ्लेशन कभी बड़ी हो, ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। आज के टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे ही कभी इन्फ्लेशन डाउन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नॉमिनल जीडीपी को अफेक्ट करेंगी। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। 2021 की ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2021 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, है ना, एंड प्राइस मान लीजिए यहाँ पर अभी 100 रुपीज़, तो जीडीपी कितना आ गया 10,000, ये जीडीपी आ गया। अभी सपोज 2021 में, सॉरी 2022 में या फिर 3, कितना भी ईयर ले लीजिए, यहाँ पर ना कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अब माइंड इट कि जीडीपी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगेन एंड अगेन हम सेइंग दिस, प्रोडक्शन का आपने ध्यान रखना है। अब कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इनफैक्ट सपोज कि प्रोडक्शन उल्टा कम हो गया है ना, क्योंकि ऐसे मशीनरी वगैरह का मान लीजिए वेयर एंड टीयर हुआ, उनको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, या फिर नई मशीनरी इंस्टॉल नहीं करी गई, कोई नया कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मान लीजिए जस्ट 50 यूनिट अभी रह चुका है। बट यहाँ पर एक क्या चीज़ हो गई है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो रेट है, प्राइस है, वो हो चुका है, जो करंट प्राइस चल रहा है उस टाइम पर, जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो है 200 रुपीज़। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि कहने को तो जीडीपी सेम ही आ रही है ना, हाँ 10,000 ही आ रही है जीडीपी, बट क्या ये रियल जीडीपी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जस्ट 50 यूनिट्स है, यहाँ पर तो कोई भी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट जो पुराना था उससे भी कम हो चुका है। यहाँ पर जस्ट एक फैक्टर ही कंसिडर, ध्यान में आप रख सकते हो कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करा गया है। इट मीन्स कि जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो टोटली एंड एब्सोल्युटली जस्ट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करती है। कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर कि प्रोडक्शन कम हुआ है या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। इसीलिए ही जो आज के टाइम पर जो हमारी जीडीपी का इतना ज़्यादा रौला है कि इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि 4 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, ये नॉमिनल जीडीपी ही है। हमारी कंट्री में कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट मीन्स जॉब्स नहीं आई हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी बेटर नहीं है, और हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है।
तो हमारे जो लोग हैं यहाँ का, उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो जापान के कंपैरिजन में बहुत कम है। आप इस एग्जांपल से समझ चुके होंगे कि कैसे जस्ट एक इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बढ़ा है, इनफैक्ट कम हो गया है, जीडीपी अभी भी उतना ही शो कर रहा है। तो क्या लगेगा कि देखिए गवर्नमेंट तो बोलने को ये भी बोल सकती है ना कि देखिए चाहे हमारा जीडीपी का ग्रोथ नहीं हुआ है, जीडीपी रेट जो है वो बढ़ा नहीं है, बट उतना एक सस्टेन्ड जीडीपी तो चल रहा है ना। बट अगर कोई इंसान वेल अवेयर होगा, जिसको पता होगा थोड़ा सा, ये छोटा सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वो समझ पाएगा कि नहीं ये रियल जीडीपी नहीं है, ये एक नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है बट हमारी कंट्री में एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी ना आप यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो जो कि नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को देखा जा रहा है। इससे पता चल रहा है ना कि हाँ, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो पता चल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी अगर ज़्यादा है इट मीन्स कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। ये कैलकुलेट करा जाता है बाय डिवाइडिंग जीडीपी नॉमिनल बाय जीडीपी रियल। If nominal GDP is divided by real GDP, then we get GDP deflator, and GDP deflator का इससे क्या हमें पता चल जाएगा कि कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है। एंड इन्फ्लेशन हमें और अच्छा, ये भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फ्लेशन का किससे पता चलता है। हमें इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, नॉमिनल जीडीपी से या फिर रियल जीडीपी से। तो पता किससे चलता है, नॉमिनल जीडीपी से, करंट प्राइसेस के ऊपर या फिर मार्केट प्राइसेस के ऊपर। एंड इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जैक्ट चीज बताता है इन्फ्लेशन की, वो क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, आपको ना लग सकता है कि मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में जो कैलकुलेशन करके ये सारी इतनी चीज़ें क्यों बता दी हैं, तो उसका एक वैलिड रीज़न है। ओके, यहाँ पर ना मैंने ये साइट पहले ही निकाल के रखी थी, क्रेडिट गोज टू PW ओनली IS, हाँ इन्हीं की वेबसाइट है ये। हाँ जी, तो देखिए अगर आप इस ईयर के इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो ना, तो एक क्वेश्चन देखे थे कुछ मैंने, हाँ जी ये वाले देखिए 9th एंड ऐसे ये जो 10th क्वेश्चन है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हो, क्वेश्चन चेक कर सकते हो। वैसे तो हर एक जगह पर अवेलेबल है, बट इन्होंने प्रॉपरली ना सॉर्ट करा हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना ऐसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगे कि कहीं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो नहीं आ गए हैं, बट बहुत छोटा छोटा सा इनका कैलकुलेशन है। तो ऐसे ही अगर आपको जीडीपी से रिलेटेड, इन केस जीडीपी से रिलेटेड ऐसे कुछ कैलकुलेशन का आ गया, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे नॉमिनल जीडीपी का पता चलेगा, है ना, कैलकुलेट करके, या फिर रियल जीडीपी का पता चलेगा कैलकुलेट करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी जो है ना बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो हाँ, ये आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। ऐसे ही अगर आपने सपोज कुछ कंट्रीज का दे दिया गया है, मान लीजिए जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि जापान का भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं, कोई कंपनी है, ऐसे ही यूएसए की लगी हुई है, चाइना की लगी हुई है, एंड इंडिया में ही लगी हुई, इंडिया की अपनी कंपनीज तो है ही, है ना। एंड कुछ यूनिट्स ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ईयरली बेसिस पर। तो हमें बोला गया है कि इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो उसमें क्या चाइना का कंसिडर होगा। नंबर दे दिए गए हैं कि इतना प्रोड्यूस हुआ है, इतना प्रोडक्शन हुआ है, XYZ ऐसे प्रोडक्शन दे दिया गया है आपको। हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए इसमें यूएसए का कितना होगा, है ना, जीडीपी का शेयर क्या यूएसए का आएगा या नहीं आएगा, इंडिया का टोटल जीडीपी कितना बनेगा, क्या इसमें चाइना का जीडीपी बढ़ेगा या फिर जीएनपी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना की एक कंपनी का प्रोडक्शन चल रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उससे चाइना की जीएनपी के ऊपर असर पड़ेगा या फिर जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ भी गया जो कि अदरवाइज इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है या फिर कोई एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी का कैलकुलेशन। कुछ मेथड्स हैं हम कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, जीडीपी का हमने देखा था ना कि सिर्फ फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स को कंसिडर करा जाता है। तो वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं की ही वैल्यू को जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करा जाएगा। अच्छा, जितने भी ये मेथड्स होंगे ना, देखिए जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद सब सारे मेथड्स से सेम ही आएगी, बट ये मेथड्स का वे डिफरेंट है ना, कैलकुलेट करने का जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। इस वैल्यू एडेड मेथड को हम ना एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इससे ना आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा डबल काउंटिंग का। जीडीपी में ना एक प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग एरर, तो अगर एग्जांपल से देखेंगे ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, हम ना जो ब्रेड इंडस्ट्री है उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, एक जो फार्मर होगा, सबसे पहले ब्रेड तक कैसे प्रोडक्शन चलेगा। एक फार्मर होगा, ये वीट सेल करेगा, है ना, इसने वीट सेल कर दिया, वो वीट चला जाएगा फ्लावर मिल के पास, है ना, उस जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन से आटा बनाया जाएगा, वो चला जाएगा फ्लावर मिल के पास। और जो मिलर होगा वो फिर ये जो आटा होगा ना, फ्लावर होगा, उसको बेचेगा, ये इस फ्लावर को बेचेगा, और ये बिकने के बाद चला गया बेकर के पास, बेकरी में। उस बेकर ने फिर आगे ब्रेड बनाया, एंड ये जो ब्रेड होगा अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाएगा। अब हमने देखना है कि कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर का काम करता है ना, तो उसने वीट बेचा। अब देखिए, हमने क्या इसमें देखना है, वैल्यू एडेड, कि वैल्यू आगे आगे कितना ऐड हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम हमें इस डबल काउंटिंग को भी एलिमिनेट करते जाना है। क्योंकि देखिए, हमने एक इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट समझा था, है ना, कि कैसे जो कॉटन बॉल्स होती हैं उससे यार्न बना, उस यार्न से फिर अल्टीमेटली क्लोथ बना, एंड उस क्लोथ को अगर मार्केट में बेचा जाएगा तो उन जो कॉटन बॉल्स थी एंड ऐसे ही जो यार्न था उनका जो प्राइस होगा, उनका जो इनपुट कॉस्ट होगा, उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब अल्टीमेटली कपड़ा बना था तो कपड़े में ये सारी चीज़ें तो आ चुकी थी ना। इट मीन्स कि हमने जब फाइनल गुड लिया था, एक कपड़ा लिया था, उसके लिए उसका प्राइस, उसको बेचने के लिए हमें जो यार्न होगा एंड जो कॉटन बॉल होगी उसका जो इनपुट कॉस्ट होगा उसको हमें हटाना होगा। क्योंकि ऐसे क्या होगा, अदरवाइज डबल डबल काउंट हो जाएगा। पहले भी हमने कॉटन बॉल से यार्न बनाने के लिए उस प्राइस को काउंट करा, फिर उसके बाद यार्न से क्लोथ बनाने के लिए काउंट करा। इट मीन्स कि अगर हमने क्लोथ तक पहुंच चुके हैं, वो प्राइस मार्केट टैक्सेस वगैरह ऐड करके, सब्सिडीज माइनस करके, ये सारी चीज़ें करके मार्केट में वो आ चुका है, तो हमें वो उन इंटरमीडिएट गुड्स को हटाना होगा, सो दैट प्राइस बार बार सेम चीज़ का काउंट ना हो। ऐसे ही देखिए, जो फार्मर होगा ना, उसने एग्रीकल्चर के थ्रू, अब आपको ना यहाँ पर ये नहीं लेके चलना है कि देखिए एग्रीकल्चर में भी तो ये इलेक्ट्रिसिटी हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ है, और या फिर इरिगेशन वगैरह हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें नहीं लेके चलना है आपको। अभी प्रोडक्शन में, ब्रेड की प्रोडक्शन में कितना इनपुट है एक फार्मर का, एग्रीकल्चर का अगर देखें हम, फार्मर ने देखिए एग्रीकल्चर के थ्रू हमें वीट प्रोड्यूस करके दिया था। अब वीट प्रोड्यूस करने में उसका ऐसा कोई इनपुट कॉस्ट नहीं था, इसका इनपुट कॉस्ट 0 रुपीज आया, इसका कोई कॉस्ट नहीं था। बट अगर आउटपुट कॉस्ट देखें इसका, तो मान लीजिए कि ये आ चुका है ₹20 रुपीज में एक फार्मर ने वीट को बेच दिया है। अब इससे वैल्यू कितना ऐड हो गया, जो वैल्यू ऐड हुआ वो हुआ 20 रुपीज। अब ये आगे गया फ्लावर मिल में, फर्स्ट स्टेज ये रही, सेकंड स्टेज की बात करें तो वो फ्लावर मिल में पहुंच गया। इन्होंने क्या वैल्यू ऐड करी कि इन्होंने उस फ्लावर को, उस जो वीट है उसका उन्होंने आटा बनाया, उन्होंने अपनी मशीनरी का यूज़ करा ये आटा बनाने के लिए। तो उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो उस मशीनरी की वजह से कितना लगा, 20 रुपीज़ का लगा।
है ना। अब मान लीजिए कि इन्होंने ये जो आटा है ना, आगे 50 रुपीज़ का इनका आउटपुट, सारा कुछ इनपुट कॉस्ट को कंसिडर करके इनका जो अल्टीमेटली आउटपुट कॉस्ट बना वो इनका बना 50 रुपीज़ का। अब इसका अगर वैल्यू एडिशन देखें, वैल्यू उन्होंने कितना ऐड करा, 20 रुपीज़ को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो आउटपुट था ना, आउटपुट कॉस्ट जो वीट के टाइम पर था वो ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो इट मीन्स जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऐड हुआ है फ्लावर मिल के पास वो 30 रुपीज़ का हुआ है। ऐसे ही अगर आप बेकरी में ये पहुंचोगे, बेकरी ने ये आटा परचेज कर लिया, उनका सपोज ब्रेड वगैरह बनाने के लिए है ना, जो भी उनका इक्विपमेंट वगैरह लगा होगा, उनका जो इनपुट कॉस्ट बना वो 50 रुपीज़ का बना, बट जो उनका आउटपुट कॉस्ट आया अल्टीमेटली वो 100 रुपीज़ का बना। अब यहाँ पर भी ये रेपिटेशन हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, डबल काउंटिंग समझाने के लिए कि कैसे प्राइस का डबल काउंटिंग हो रहा है, एंड आपने उस डबल काउंटिंग को हटाना है, ख़त्म करना है। इन केस ऐसा न्यूमेरिकल कोई चीज़, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो आपने वो सेम जो चीज़ डबल काउंट हो रही है, जो नंबर डबल काउंट हो रहा है, उसको आपने हटाना है। तो 100 रुपीज़, तो वैल्यू ऐड कितना हुआ, ये ऐड हो गया फिर 50 रुपीज़, क्योंकि 100 में से 50 माइनस कर दिया गया। तो टोटल ये कितना हुआ, जो एक्चुअल वैल्यू ऐड हुआ ब्रेड की प्रोडक्शन में वो हुआ 100 रुपीज़ का। तो इट मीन्स जो हमारी जीडीपी है वो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो ये जो ब्रेड इंडस्ट्री थी, इसके लिए जीडीपी कितना होगा, 100 रुपीज़। तो ये क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। इसका मतलब अगर वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है समेशन I इज इक्वल टू 0 to n। ओके, समेशन आपने अगर मैथ वगैरह पढ़ा, सबने पढ़ा है, तो आपको पता होगा समेशन का मतलब होता है सारी चीज़ों को ऐड कर देना, है ना। तो वैल्यू एडेड बाय ईच इंडस्ट्री, और आई यहाँ पर क्या है, ये आई इंडस्ट्री है, ये आई जो लिखा है ना हमने, ये है इंडस्ट्री। तो इट मीन्स जितनी, देखिए यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज ने, एक बहुत ही छोटे लेवल पर ये एग्जांपल लिया ना हमने, तो हर एक इंडस्ट्री ने जितना भी वैल्यू ऐड करा है, उन सारी वैल्यूज को ऐड करके फिर जीडीपी को कैलकुलेट करा जाएगा। बट इसमें हमने डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। तो अगर इनपुट कॉस्ट रिपीट हो रही है, बेसिकली जो इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस हैं, फाइनल गुड के ही हम कंसिडर करेंगे, एंड इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस को हमने माइनस कर देना है, सो दैट हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आए। तो देखिए जीडीपी कैलकुलेट करने के ना 3 मेथड हैं। एक तो ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड, देन उसके बाद है एक इनकम मेथड, एंड देन एक थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड बहुत सिंपल है कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं ना, इसीलिए सारी की सारी चीजें ना मैंने पहले बता दी थी। हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं इनकम मेथड। तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जितना इनकम हो रहा है ना, उनको ऐड करा जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। जीडीपी क्या होगी, देखिए ये जो लैंड था, लैंड से आ रहा था रेंट, प्लस जो लेबर था उनसे क्या मिलेगा, फिर लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, उनके लिए यही इनकम है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड था कैपिटल, कैपिटल से फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट। देन उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, उससे क्या आएगा, प्रॉफिट। इन सबको ऐड करके जो भी आएगा वैल्यू वो जीडीपी होगा बाय इनकम मेथड। देन उसके बाद थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस करता है, मनी स्पेंट के ऊपर फोकस करता है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी हम फाइंड करेंगे बाय टोटलिंग द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, कितनी मनी स्पेंड करी गई है, खर्च करी गई है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज। हमारी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो डिफरेंट एरियाज हैं
उन एरियाज में कितनी मनी स्पेंड करी गई है। एंड इसका भी एक फॉर्मूला है। सपोज हमने किसी कंपनी का जीडीपी का प्रोडक्शन, जीडीपी देखना है ना, कोई XYZ कंपनी है, इसका जीडीपी देखना है। ओके, एग्जाम्पल एक्स नहीं लेते हैं, अच्छा हम टाटा ले लेते हैं, बहुत छोटे लेवल पर ले लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले तो C मैं बताती हूँ ये सारे, प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया होगा। X का मतलब है एक्सपोर्ट, M है इंपोर्ट्स, और ये क्या बन गया फिर, नेट एक्सपोर्ट्स। एंड G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए हमारी गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है ना डिफरेंट एरियाज में, तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट की जो मनी स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, वो देख रहे हैं। देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, I से है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारी भी यहाँ पर भी तो मनी स्पेंड करी जा रही है ना, पैसा खर्चा जा रहा है। देन उसके बाद जो C है, ये है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए हम कंज्यूमर भी तो खर्चा करते हैं ना, तो वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा। तो अगर हम डिफरेंट एरियाज, देखिए ये हमने एक सिर्फ टाटा का लिया है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे एरियाज होंगे, है ना, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। उन सारी चीज़ों को, जैसे हमने सम्मेशन करा था ना पहले, यहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का सम्मेशन हो जाएगा। इनको सारी इंडस्ट्रीज का 0 से लेकर N तक जितने भी एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सबके लिए सेम चीज़ें काउंट करी जाएंगी एंड उन सबका एडिशन करा जाएगा एंड फिर एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा, और वो हमारा क्या देगा, जीडीपी देगा। देखिए C क्या था हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कितना कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। I क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक खर्चा है। G जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने कितना करा। एंड नेट एक्सपोर्ट्स, देखिए अब यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों करा है, इसका भी एक रीज़न है कि हम सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं वो जो हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो इम्पोर्ट हैं वो तो हमारी कंट्री में, चाहे देखिए कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बट कंट्री के अंदर प्रोड्यूस तो नहीं हो रही है ना, उनको तो फॉरेन कंट्री से किसी भी प्रोडक्ट को मंगवाया जाता है, तो वो हमारा इम्पोर्ट बनता है। इसलिए इम्पोर्ट को हम हटा रहे हैं, यहाँ से इम्पोर्ट को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट आ रहा है, तो इसीलिए इंपोर्ट को माइनस कर दिया गया है। तो ये हमारे 3 मेथड थे, वैल्यू, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो हो गया हमारा जीडीपी का कॉन्सेप्ट। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू जीडीपी, बट अगर कुछ रह गया हो, दिमाग से निकल गया हो, तो आप बता सकते हो, फिर मैं वो कवर कर दूंगी। एंड अपनी फीडबैक भी दे सकते हो, अगर मिस्टेक्स हैं वो बता सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, आई वेलकम दैट। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड यूपीएससी IAS वगैरह या फिर स्टेट सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, अब हमने ना कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखनी है जीडीपी से रिलेटेड, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है ये इंडियन एक्सप्रेस का है ना, ये आर्टिकल आया था जीडीपी बेस रिवीजन से रिलेटेड, कि जो हमने देखा था ना बेस ईयर का कॉन्सेप्ट, कि कैसे एक रेफरेंस ईयर है, इसी के साथ ही हर बार कंपेयर करा जाएगा। बट अब हमारी जो मिनिस्ट्री है, मॉस्पी, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने डिसाइड करा है कि जो जीडीपी है उसका बेस ईयर रिवाइज कर दिया जाएगा, फिर से चेंज कर दिया जाएगा। पहले देखिए 2015 में ये रिवाइज करा गया था। अच्छा ओके, देखते हैं हम इसको अब। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए 2015 में बेस ईयर रिवाइज करा गया था, एंड जो बेस ईयर था पहले था 2004-05, इससे चेंज करके कर दिया गया
2011-12। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी हुए थे कि जीडीपी जो है पहले फैक्टर कॉस्ट, अच्छा ये फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ये सब रह गया। पहले जीडीपी 2015 में उन्होंने क्या करा कि पहले जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करा जा रहा था उसको अब चेंज कर दिया गया कि जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करा जाएगा। ये चेंज आया था। अभी ये आपको मैं 2015 का बता रही हूँ कि क्या चेंजेस उस टाइम पर आए थे। फिर उसके साथ ही देखिए जो एक डिपार्टमेंट था हमारा, एक CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस NSSO को कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस, ये बना दिया गया। एंड हेडलाइन ग्रोथ रेट का मतलब होगा, अगर कहीं पर भी आपको न्यूज़पेपर में आपको टर्म मिलती है हेडलाइन ग्रोथ रेट, तो इसका मतलब होगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अच्छा, ये तो 2015 में चेंजेस हुई थी, है ना। तो इतने लंबे टाइम से आपको पता था कि 2011-12 बेस ईयर चल रहा है। अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, MOSPI जिसको बोलते हैं, इन्होंने क्या करा है कि जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करा जाएगा एंड ये कर दिया जाएगा अब 2022-23। अब क्या चल रहा था 2011-12, क्या कर दिया जाएगा 2022-23 इसको कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर ही अब बेस ईयर होगा। अच्छा, और भी जो की डाटा सेट्स हैं, जो की इंडिकेटर हैं, जैसे कि हो गया IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके लिए भी देखिए न्यू बेस ईयर आएगा। वैसे अगर किसी को ये सारी टर्म्स समझनी है तो मैं वैसे कि करंट अफेयर्स में भी समझा चुकी हूँ, बट इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में इनको हमने डिटेल में कवर भी करना है। तो देखिए ये भी जो इंडिकेटर्स हैं ना, इनके लिए भी बेस ईयर, इनका हर किसी का अपना बेस ईयर होता है, तो इनके लिए भी देखिए न्यू बेस ईयर ही होगा। ये भी अभी MOSPI ने बोल दिया है। फिर उसके बाद देखिए इसके लिए ना इन्होंने, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, इन्होंने एक 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो है उसको अपॉइंट कर दिया गया है। एंड कमेटी का देखिए इनको चेयर करा जा रहा है इस कमेटी को बाय विश्वनाथ गोलधर। ओके, सो देखिए ये 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। सो पूरा नाम क्या है, 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। इसको चेयर करेंगे विश्वनाथ गोल्डर। इनका देखिए काम होगा, एक तो जो डाटा सोर्सेज हैं, जो हमारा 2015 के टाइम पर था, जो MCA 21 सीरीज को यूज करा जा रहा था ना डाटा कलेक्शन के लिए, तो इस कमेटी को बोला गया है कि आपने एक तो जो डाटा सोर्सेज हैं, न्यू डाटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही देखिए जब ये सीरीज रिवाइज करी जाती हैं, जब ये ईयर रिवाइज करा जाता है, एक प्रॉपर मैथडोलॉजी होती है। तो ये भी इस कमेटी को बोला गया है कि आपने रिवाइज्ड सीरीज के लिए मैथडोलॉजी को भी एडवाइज करना है। उसके साथ ही एक नई चीज़ ये भी आएगी कि जो जीडीपी है उसको बाकी के इंडिसेस के साथ अलाइन करा जाएगा। अभी क्या है कि हर एक जो इंडेक्स है ना, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, IIP हो गया, CPI हो गया, हर किसी का अपना एक बेस ईयर है। बट अब क्या करा जाएगा कि जीडीपी को इन सारे इंडिसेस के साथ अलाइन करा जाएगा, सो दैट एक कंसोलिडेटेड एंड होलिस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैलकुलेट करा जा सके। एंड जो न्यू सीरीज होगी, अब ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो, ये जो न्यू सीरीज होगी जीडीपी की, इसको गवर्नमेंट फिर रिलीज कर देगी 2026 में, Feb 27 को रिलीज कर दिया जाएगा। अब बेस ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बेस ईयर में रिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले तो देखिए जो इकोनॉमी है
उसमें हर साल चेंजेस आते हैं। हमारी जो कंट्री है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, शिफ्ट आएगा, लोगों के जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, ऐसे ही जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें भी चेंजेस आएंगी, कुछ नए सेक्टर्स इमर्ज होंगे, है ना। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के लिए बेस ईयर को रिवाइज करा जाता है। ऐसे ही देखिए पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इसका रेलिवेंस है। जब भी गवर्नमेंट नई पॉलिसी बनाती है, आरबीआई पॉलिसी बनाता है ना, मिलिट्री पॉलिसी, स्टांस, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी बेस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। बेस ईयर का जो रेलिवेंस है प्रेजेंट टाइम के लिए बना रहना चाहिए। ऐसे ही जो इम्प्रूव्ड डेटा अवेलेबिलिटी है, कि जो नया डाटा आए, एक्यूरेट डाटा जो होगा वो ओवर टाइम देखिए डाटा चेंज होगा। ये सारी जो एनालिसिस है ना, ये सारी चीज़ें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आप प्रॉपर डिस्कशन के लिए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ कर सकते हो, एक एनालिसिस बन जाएगा प्रॉपर, है ना। तो देखिए डाटा की अवेलेबिलिटी के लिए भी नया जो इम्प्रूव्ड डेटा होगा उसके लिए भी फिर बेस ईयर का रिवाइज करा जाना इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड ऐसे ही जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने बेस ईयर को अलाइन करती हैं। एक यूएन, यूनाइटेड नेशन का एक SNA गाइडलाइंस है। कंट्रीज हमेशा ट्राई करती हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स गाइडलाइंस है ना यूनाइटेड नेशंस की, वो इसी से हमारा बेस ईयर अलाइन रहे। तो इसी की वजह से भी फिर कंट्रीज अपना बेस ईयर जो होता है वो उसको रिवाइज करती रहती हैं। ये तो फर्स्ट था जीडीपी से रिलेटेड। सेकंड एक आर्टिकल आया था और जीडीपी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट रिपोर्ट्स निकालती हैं ना। हमने ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स रिलीज़ करती हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी हमने देखना है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रीलिम्स के लिए, इनफैक्ट फॉर मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी। तो देखिए इसकी ना रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जो ग्लोबल जीडीपी है, ये कुछ फैक्ट्स हैं आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ग्लोबल जीडीपी जो ओवरऑल कंट्रीज का, सारी कंट्रीज का कंबाइंड जीडीपी है, वो 2025 में स्लो हो जाएगा। कितना स्लो हो जाएगा? 2.3% से। एंड ये लोएस्ट होगा सिंस 2008 से। उसके साथ ही जितनी भी एमर्जिंग मार्केट्स हैं, मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनका ग्रोथ ही होगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.8% इन 2025। ये भी आप फैक्ट लिख सकते हो। बट जो ग्लोबल ट्रेड है वो देखिए ग्रो होगा बाय 1.8% इन 2025। बट अगर 2024 से कंपैरिजन करें, है ना, एनालिसिस के लिए, तो ये डाउन होगा। ये 2024 में था 3.4%। तो 2025 में ग्रोथ होगा ट्रेड, बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करा जाए तो ये कम ही है। अब ये कम क्यों है? एक तो ये टैरिफ वॉर्स जो चल रही हैं, है ना, अमेरिका की साइड से, फिर उसके बाद जो यूएस चाइना का जो ट्रेड फ्रिक्शंस अभी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उससे देखिए सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती हैं। ऐसे ही अभी देखिए ये इजराइल इराक का स्टार्ट हो चुका है, हमने वो इशू भी कवर करना है। पहले पैलेस्टीन, हमास, ये सब तो चल ही रहा था, है ना, अभी इराक के साथ भी स्टार्ट हो चुका है। तो रेड सी वाला जो एरिया था पहले, उससे जो ट्रेड का जो टाइम था ना, वो काफ़ी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए टाइम था वो काफ़ी कम हो जाता था। अब क्या है, केप ऑफ गुड होप की साइड से जाना पड़ेगा, जो अफ्रीका का टिप है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें मैप में दिखा दूंगी, अभी के लिए सुन लें। तो उससे टाइम बढ़ेगा तो हर एक बैरल जो जाएगा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, है ना, कॉस्ट बढ़ेगी। तो ऐसी चीज़ें होने की वजह से देखिए फिर ये जो ग्लोबल ट्रेड होगा वो ग्रो तो होगा, बट पहले की जो ईयर्स थे उससे कम ही रहेगा। फिर उसके बाद जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की भी बात करी गई है अलग से। इन्होंने इंडिया के लिए भी प्रोजेक्शंस दी हैं। जो इंडिया की जीडीपी है एज पर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट, ये ग्रो होगी एट 6.3%
इन फाइनेंशियल ईयर 26, ये नेक्स्ट ईयर की बात करी गई है। ऐसे ही इन्होंने अच्छा ये भी बोला है कि जो इंडिया होगा ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा प्रेजेंटली। फिर उसके बाद इन्होंने 27 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी प्रोजेक्शन करी है कि 6.5% रहेगा। अब ये डाटा ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीडीपी से रिलेटेड है ना, कि देखिए एडवांस में इतने ईयर्स का डाटा दे दिया गया है तो ये आने वाले 3-4 साल के लिए रेलिवेंट है ना। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 28 है, यहाँ पर इन्होंने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बताई है 6.7%। अब देखिए अलग से ना यूनाइटेड नेशन एंड जो आईएमएफ है उसने भी इंडिया का जो जीडीपी है उससे रिलेटेड कुछ ना प्रोजेक्शंस दी हैं यूनाइटेड नेशन एंड आईएमएफ ने, दोनों ने ही बोला है कि 2025 में फाइनेंशियल ईयर 25 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से लेकर 6.6% रहेगी, ये इन्होंने प्रेडिक्ट करा है। ऐसे ही देखिए अब ये ना ये जो पॉइंट्स हैं आपको लगेगा कि नंबर्स ही तो हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमें पता है देखिए कि जो इंडिया का जीडीपी है वो इस टाइम पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जापान से आगे है ना, मोर देन 4 ट्रिलियन है इंडिया का जीडीपी। बट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनके एक एमडी हैं, नाम देखिए मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं लिखना भी भूल चुकी हूँ अपने नोट्स में, जो मेरे मेन नोट्स हैं। तो इनके एक एमडी हैं, शायद क्लाउड करके कुछ नाम है, आप एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना। तो इन्होंने क्या बोला है कि चाहे जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है या फिर जो जीडीपी ही है वो 4th लार्जेस्ट अभी बन चुकी है, जापान से ज़्यादा है, बट ये जापान को ऐसे सरपास करना मतलब जापान से आगे निकलना इनफ नहीं है। इंडिया को अपना रूरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना होगा, इंडिया को इनोवेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। क्यों करना होगा? टू रेज पर कैपिटा जीडीपी, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी हम देख चुके हैं कितनी कम है, 2600 देखा था हमने है ना, $2600 कितना कम है, और जापान का मोर देन 30 था, 30,000 समथिंग था जापान का। तो अगर जापान का जीडीपी कम होने के बावजूद भी उनका पर कैपिटा जीडीपी इतना ज़्यादा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ का इंफ्रा कितना बढ़िया होगा, वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हर चीज़ कितनी बढ़िया होगी वहाँ की, है ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हैं, जो WEF के एमडी हैं, इन्होंने बोला है कि हाँ रूरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एंड इनोवेशन के ऊपर भी फोकस करना होगा। अच्छा एक और चीज़ है, आपने ये वाले पॉइंट्स अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए लिखने हैं। अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की जो जीडीपी है, ये मैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बोल रही हूँ, कि इंडिया की ये जो जीडीपी है अभी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंस 2014 के बाद के रिफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, नई गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे जीडीपी का सर्ज हुआ है। सबसे पहले तो कुछ जो आपने ना ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं वो लिख लेने हैं। सबसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, इससे क्या हुआ, इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा आपने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी, ये सारे हमने कवर करने हैं, बट मैं आपको ना कुछ पॉइंटर्स दे रही हूँ बस अभी के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत लेंदी हैं एंड ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी के लिए आप ये पॉइंट्स नोट कर लें, कहीं पर भी नोट कर लें, सिंस 2014 का ही छोड़ो, आप बस एक जनरल सा नोट कर लें कि कैसे अभी सडन जीडीपी का सर्ज आया है एंड जापान को एक टाइम पर इंडिया ने क्रॉस कर दिया है ना। तो एक तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया जिसको हमने डिटेल में कवर करना है। ऐसे ही जो कॉरपोरेट टैक्स कट्स लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्स जो है वो कॉरपोरेट जो टैक्स है उसको उनको कट कर दिया गया। फिर एक फोर्थ पॉइंट है कि 100% कैसे एफडीआई आ रहा है सर्टन सेक्टर्स में, इन मल्टीपल सेक्टर्स इनफैक्ट। अब ये मल्टीपल सेक्टर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कॉरपोरेट एरियाज भी हो सकते हैं, ठीक है।
और फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का हो सकता है, मेट्रोज का हो सकता है, सैनिटेशन का, किसी भी फॉर्म का, एयरवेज का। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हो कि इन सारी चीज़ों की वजह से फिर जीएसटी का सर्ज हुआ है, जीएसटी इंक्रीज हुआ है इंडिया का। बट स्टिल माइंड इट कि हमारा पर कैपिटा जीडीपी अभी भी बहुत 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 कम है। हमारे इंडियंस का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अभी भी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जैसा कि जापान का है।